सोचिए, एक मामूली सा डिलीवरी का काम कैसे एक भयानक अलौकिक सपने में बदल सकता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये एक बिल्कुल रोजमर्रा के काम से शुरू होती है, लेकिन देखते ही देखते आतंक की ऐसी गहराइयों में ले जाती है जहां से लौटना मुश्किल है। तो कहानी का हीरो है सौरभ, एक डिलीवरी पर्सन। एक रात मौसम बहुत खराब है, तूफानी रात है और उसे एक डिलीवरी के लिए निकलना पड़ता है। पर यह कोई आम डिलीवरी नहीं थी। पैकेज के अंदर जो सामान था, काले तिल, काली सरसों, सिंदूर, कौड़ियाँ, मतलब वो सारी चीज़ें जो अक्सर किसी रहस्यमयी रस्मों में इस्तेमाल होती हैं। और यही आने वाले खतरे की पहली घंटी थी। तो इस पहले हिस्से में हम देखते हैं कि कैसे सौरभ उस जगह पर पहुंचता है जहां उसे डिलीवरी देनी है। वो एक बहुत बड़ी ऊंची इमारत के सामने खड़ा है, लेकिन वहां एक अजीब सी भयानक शांति है। हवा में, आप जानते हैं, एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई है। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी की पूरी इमारत अपने अंदर कोई गहरा डरावना राज छुपाए बैठी हो। ठीक है, तो सौरभ अब लिफ्ट में घुसता है और जैसे ही दरवाजा बंद होता है, लिफ्ट की लाइट टिमटिमाने लगती है और एक अजीब सी सीलन भरी बासी गंध आने लगती है। यह सब बहुत अजीब था, एक बहुत बुरा इशारा। वो 14वीं मंजिल का बटन दबाता है बेचारा, इस बात से बिल्कुल अनजान कि आगे उसका सामना किस चीज से होने वाला है। अब यहां से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां से डर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। हर नई चीज, हर नई खोज सौरभ को एक भयानक रहस्य के और करीब और अंदर खींचती चली जा रही थी। तनाव बढ़ता जा रहा था और अब हर परछाई पहले से कहीं ज्यादा डरावनी लगने लगी थी। तो क्या वो 14वीं मंजिल पर पहुंच गया? इतनी जल्दी नहीं। लिफ्ट एक जोर के झटके के साथ अचानक रुक जाती है, बहुत बहुत जल्दी। और जब दरवाजे खुलते हैं तो सामने एक ऐसा गलियारा है जो बिल्कुल घने, बेचैन कर देने वाले अंधेरे में डूबा हुआ है। आसपास कोई लाइट नहीं जल रही। वो फोन निकालता है तो फोन में सिग्नल भी गायब। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, अपने फोन की टॉर्च। और जैसे ही वो टॉर्च जलाता है, उसे पहला सच में दिल दहला देने वाला सुराग नजर आता है। क्या देखता है वो? सफेद दीवार पर काले हाथ के निशान, जगह जगह दरवाजों पर गहरे सूखे हुए धब्बे हैं। और ये निशान ऐसे लग रहे थे जैसे अभी अभी किसी ने लगाए हों, बिल्कुल ताज़ा। अब ये नज़ारा ही काफ़ी डरावना था, लेकिन तभी उसे कुछ और सुनाई देता है। सीढ़ियों की तरफ से किसी के सिसकने की, बहुत ज़्यादा दर्द में रोने की आवाज़ आती है। और ये आवाज़ धीरे धीरे उसकी तरफ और करीब आती जा रही थी। और ठीक उसी वक्त उसका फोन बज उठता है। स्क्रीन पर कस्टमर का नंबर था, लेकिन फोन पर कस्टमर जो कहता है उसे सुनकर सौरभ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो 14वीं मंजिल पर है ही नहीं। लिफ्ट उसे गलती से उस मनहूस 13वीं मंजिल पर ले आई थी। चलिए, अब कहानी का वो हिस्सा आता है जहां इस पूरी दहशत के पीछे का इंसानी चेहरा सामने आता है। किसी तरह कांपते हुए सौरभ 14वीं मंजिल पर पहुंचता है, सही अपार्टमेंट ढूंढता है। उसे लगता है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। असल में असली खतरा तो अब शुरू होने वाला था। अपार्टमेंट का मालिक, एक मोटा सा आदमी पुलक सेनगुप्ता, दरवाजा खोलता है और वो सौरभ से एक सवाल पूछता है, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? वो अपना फोन दिखाता है और फोन की स्क्रीन पर तस्वीर देखकर सौरभ का दिल बैठ जाता है। वो तस्वीर उसके अपने भाई की थी, वो भाई जो पिछले 1 साल से लापता था। पुलक उसे अंदर बुलाता है। अंदर कमरे में घुप अंधेरा और एकदम घोटने वाला माहौल था। एक कोने में एक और आदमी बैठा था, काले कपड़ों में, एक ओझा। वो लगातार मंत्र पढ़ रहा था और फर्श पर सिंदूर से एक अजीब सा पंचकोण बना था, जिससे लग रहा था जैसे कोई रहस्यमयी ऊर्जा निकल रही हो। इसके बाद पुलक उसे एक मिठाई खाने को देता है और सौरभ धोखे में आ जाता है। कुछ ही देर में उसे चक्कर आने लगता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाता है। वो ओझा उसके ऊपर कोई अजीब सा अनुष्ठान कर रहा था और प्रमोटर बस खड़ा देख रहा था। अब वो पल आता है जब अलौकिक दुनिया और असली दुनिया आपस में टकराती हैं। अब हमें पता चलता है कि इस प्रेत बाधा के पीछे की असली वजह क्या है और प्रमोटर के इरादे कितने भयानक हैं। ये कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं रह जाती, ये लालच, धोखे और अन्याय की कहानी बन जाती है। और फिर प्रमोटर पुलक सेनगुप्ता अपना गुनाह कबूल करता है। वो बताता है कि सौरभ का भाई उसकी गैर कानूनी और असुरक्षित बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का विरोध कर रहा था। वो लोगों की जान बचाना चाहता था और सच बोलने की कीमत
उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। प्रमोटर ने उसे मरवा दिया था और अब ये सारा अनुष्ठान, ये पूजा पाठ उसके भाई की भटकती हुई आत्मा को भगाने के लिए किया जा रहा था। अब वो ओझा उस आत्मा को बुलाने के लिए सौरभ को तकलीफ देना शुरू करता है। उसके शरीर पर सूखी मिर्चें रगड़ी जाती हैं, मंत्र पढ़ते हुए हवा में काली राख फेंकी जाती है। और तभी कमरे की हवा बदल जाती है। एक तेज काली हवा का बवंडर सा कमरे में घुसता है और उस बवंडर के बीच से एक लंबी डरावनी परछाई उभरती है। वो परछाई बोलती है और आवाज जानी पहचानी थी। वो परछाई धीरे धीरे एक इंसानी रूप लेती है और वो कोई और नहीं बल्कि सौरभ का खोया हुआ भाई था, जो अपने छोटे भाई को बचाने के लिए एक भूत बनकर वापस लौटा था। अब आता है कहानी का आखिरी हिस्सा, जहां न्याय होता है। एक ऐसा न्याय जो मौत के पार से आया है। ये बदला लेने का पल था, एक ऐसा बदला जो मौत की सारी सीमाओं को तोड़कर आया था। तो भाई की आत्मा अपने भाई को तो आजाद करा देती है, लेकिन उसका बदला अभी बाकी था। वो चीख कर कहता है कि वो इस इमारत को कभी नहीं छोड़ेगा, ताकि प्रमोटर के लालच की वजह से किसी और बेगुनाह की जान न जाए। और फिर वो अपना भयानक न्याय करता है। प्रमोटर और ओझा चिल्लाते रह जाते हैं जब वो आत्मा उन्हें हवा में उठाकर अंधेरे में गायब कर देती है और पूरा का पूरा अपार्टमेंट जोर जोर से हिलने लगता है। इमारत अब ढह रही थी। सौरभ किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर भागता है और भागते हुए उसे उस गिरती हुई इमारत के मलबे से अपने भाई की आखिरी आवाज सुनाई देती है, भागो भाई, माँ और पिताजी का ख्याल रखना और याद रखना तुम्हारा भाई दूर से ही तुम्हारी रक्षा करेगा। कहानी खत्म होती है घर पर। जब सौरभ के पिता को अपने बड़े बेटे की सच्चाई पता चलती है तो वो टूटे हुए दिल और गर्व से कहते हैं, तुम्हारा बेटा हीरा था। उसने सारी जिंदगी दूसरों के बारे में सोचा और देखो आज भी सोच रहा है। ये शब्द उनके बेटे के बलिदान को, उसकी बहादुरी को बयां कर रहे थे। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या परिवार का रिश्ता, भाई का प्यार इतना मजबूत हो सकता है कि वो मौत की दीवार को भी तोड़ दे? और क्या कुछ अन्याय इतने बड़े होते हैं कि उनका हिसाब करने के लिए न्याय किसी भी दुनिया से लौट कर आ सकता है?